हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे +1 क्लास का चैप्टर 2 जो कि आपका भारत के भूगोल बुक नंबर 2 से लिया गया है। इसमें आप देखोगे संरचना और भू-आकृति विज्ञान, यानी कि आपकी भारत की संरचना कैसी है। और यहाँ पर भू-आकृति विज्ञान का मतलब है कि यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र आदि किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा, यानी कि मिट्टी की जो होती है ना उर्वरकता और गठन और स्वरूप, वो हर जगह अलग अलग होता है। यानी कि एक जैसी मिट्टी नहीं होती हर जगह, और ना ही हर जगह एक जैसी उर्वरकता पाई जाती है। आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न होते हैं। यानी कि हर जगह की जो चट्टानें हैं ना, वो एक जैसी नहीं होती। अलग अलग प्रकार स्थानों की चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं, यानी कि चट्टानों और मिट्टी का आपस में गहरा संबंध होता है। जहाँ पर जैसी चट्टानें होंगी वहाँ पर उसी प्रकार की मिट्टी होगी, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टी ही होती है। यानी कि कुछ चट्टानें जो होती हैं वो मिट्टी ही होती हैं। जो असंगठित यानी कि जो मुलायम चट्टानें होती हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होती वो। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानें व मिट्टियों की भिन्नता धरातलीय स्वरूप में पाई जाती है। यानी कि किस प्रकार की चट्टानें होंगी, कैसी मिट्टी होगी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो धरातल में भिन्नता ले आती है। जहाँ पर मिट्टी मुलायम होगी वो क्षेत्र आपका नदी घाटियों वाला होगा। जहाँ पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा काली होगी या गहरी मिट्टी होगी और चट्टानें कठोर होंगी, वो आपका पठारीय क्षेत्र होता है। अब आपको ये तो पता होगा ना कि पर्वत क्या होता है और पठार क्या होता है। तो देख लीजिए, एक बार हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस प्रकार से भूमि से ऊपर उठा हुआ नुकीला जो भाग होता है वो तो होता है आपका पर्वत, और भूमि से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग जो होता है वो होता है पठार। और नदियाँ का आपका पता ही है, नदियाँ क्या होती हैं। तो अब देखिए, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु जो है वो आपकी 46 करोड़ वर्ष है। यानी कि पृथ्वी की आयु जो है वो 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। यानी कि काफ़ी लंबा टाइम लगा है, और इसके तहत पृथ्वी के आंतरिक बल, अंतर्जात और बहिर्जनित यानी कि बाहर जो बल हैं वो काम करते रहते हैं। इन बलों को पृथ्वी की धरातलीय और अधतलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यानी कि ये आपके जो अंतर्जनित और बहिर्जनित जो बल होते हैं ना, वो पृथ्वी की भू-आकृति के बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप पृथ्वी की भीतर की हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल में पढ़ चुके हो। यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक है ना भूगोल की, उसके अंदर दे रखा है कि किस प्रकार से प्लेटें वगैरह होती हैं और वो संचरण करती हैं। वो सब चीज़ें आपको जब लेसन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। क्या आप जानते हो कि करोड़ों वर्षों पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यानी कि ये बता रही हैं कि जिस प्रकार से बीचों बीच एक ऐसी रेखा होती है ना, तो भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको ग्लोब के। तो इसके है ना जो आपका इंडिया था वो इधर वाली साइड में था, पहले दक्षिण में था, और अब जो पड़ता है वो आपका इंडिया इधर पड़ता है उत्तर वाली साइड में। तो यही वाली बात बताई गई है कि इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल भी थी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना आज का, वो भी आपकी इंडियन प्लेट का ही हिस्सा था उस टाइम पे। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिणी पूर्वी तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। यानी कि जो वो प्लेट थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, इंडिया वाली और ऑस्ट्रेलिया वाली, वो करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई, इसके काफ़ी टुकड़े हो गए। यानी कि मान लो पहले ये इस प्रकार से थी, तो इसके फिर बाद में ऐसे हिस्से हो गए। क्या आपने इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हो। तो आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भू वैज्ञानिक संरचना और इसकी क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित है।
यानी कि जो वर्तमान वैज्ञानिक संरचना यानी कि पर्वत, पठार, मैदान वगैरह जो भारत में पाए जाते हैं, वो मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों तथा प्लेटों के संचरण के कारण ही अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह में भिन्नता के आधार पर भारत को 3 वैज्ञानिक खंडों में बांटा जा सकता है। भौतिक लक्षणों के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जो आपका भारत का इधर इधर वाला हिस्सा होता है। उसके बाद है हिमालय और उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय जो है आपका इस प्रकार से है। और तीसरा आपका आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो कि आपके इस प्रकार से सिंधु जाती है, और ये बीच वाला क्षेत्र जो होगा ये आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। तो ये 3 वर्गों में बांट दिया। अब हम सबसे पहले अध्ययन कर रही हैं प्रायद्वीपीय खंड का, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय खंड में क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका ऐसे वाला जो भारत होता है उसका इस प्रकार की स्थिति जो है वो आपकी सारी की सारी जो है ये आपके प्रायद्वीपीय पठार हैं, यानी कि आपका पठार है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कि कच्छ से आरंभ होकर अरावली के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों में गंगा डेल्टा तक जाती है। तो देखिए, ये इस प्रकार से आपका प्रायद्वीपीय पठार है, हमने आपको बताया था। तो इसमें इधर आपका इस वाले क्षेत्र में आपका पड़ता है, कच्छ से आरंभ हो रही है। उसके बाद अरावली, थोड़ा सा इधर जाने के बाद में आपकी अरावली पहाड़ियाँ होगी, पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है, थोड़ा सा और आगे चली गई, और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर गंगा और यमुना बहती हैं, उनके समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ इधर आपके छत्तीसगढ़ वगैरह तक जाती हैं तथा गंगा के डेल्टा तक चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो क्षेत्र होगा ये सारे का सारा प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एलोंग मेघालय का पठार तथा पश्चिमी राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। यानी कि ये आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया जा रहा है कि पठार जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय की कर्बी एलोंग तक। यानी कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो भारत का पूर्वांचल वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ भाग जो है वो हिमालय का मिलता है, और साथ में प्रायद्वीपीय पठार के भी कुछ हिस्से वहाँ पे दिखाई देते हैं। छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरु सदृश आकृतियों से ढका हुआ है, यानी कि राजस्थान की तरफ से ये जहाँ पर आपका मरुस्थल शुरू होता है वहाँ तक ही आपका प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। उसके बाद है प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। यानी कि आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसकी जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः नाइस और ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। कैम्ब्रियन कल्प में यह भूखंड एक कठोर भूखंड के रूप में खड़ा है। यानी कि काफ़ी पुराने टाइम से जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो एक कठोर भूखंड के रूप में, यानी कि काफ़ी कठोर चट्टानें हैं। यहाँ की चट्टानें जो हैं वो खनिजों से भरी पड़ी हैं और काफ़ी कठोर हैं। अवसाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र से डूबा होता है। पश्चिमी तट का मतलब है आपका इधर और इधर वाला जो क्षेत्र है, तो इसका जो ये वाला क्षेत्र है इधर वाला पश्चिम साइड वाला, इधर आपका पूर्व पड़ता है और इधर आपका पश्चिम पड़ता है। तो जो आपका पश्चिम वाला हिस्सा है वो समुद्र में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके अरब सागर स्थित है और उसके अंदर ये डूबा हुआ होता है। कुछ हिस्से भीतर की क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत बीच भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ पाया। यानी कि कुछ हिस्सा तो पुराने टाइम में जो प्रायद्वीपीय पठार था उसका सेम का सेम है और कुछ परिवर्तित हो गया है। उसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचल व भ्रंश खंडों से प्रभावित हैं। यानी कि आपने देख लिया कि पहले टाइम में जो ये प्लेटें थी ऑस्ट्रेलिया वाली और इंडिया वाली वो आपस में जुड़ी हुई थी, तो इस कारण से ऊर्ध्वाधर हलचलें हुई और भ्रंश खंड में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण आपका नर्मदा, तापी तथा महानदी की रेप्त घाटियाँ तथा सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण बन गए। यानी कि ये जो नदियाँ हैं और ये जो घाटियाँ हैं वो आपकी सबसे पुरानी हैं।
प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी शामिल होती हैं, जैसे कि अरावली। अवशिष्ट का मतलब होता है कि पुराने टाइम में ये पहाड़ियाँ जो थी वो काफ़ी युवा अवस्था में थी और काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन अब यह अपरदन के कारण काफ़ी छोटी रह गई हैं, तो इस कारण से इनको अवशिष्ट कहा जाता है। नल्लामाला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी तथा महेंद्रगिरी आदि जो हैं ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। यहाँ की नदियाँ उथली हैं और इनकी प्रवणता भी कम है। उथली होने का मतलब है जल काफ़ी अधिक मात्रा में होता है इनमें, लेकिन इनका ढाल काफ़ी कम होता है, तो इस कारण से ये अपना रास्ता कभी भी बदल लेती हैं और बाढ़ ला देती हैं। उसके बाद देखिए, भारत के प्रयोगात्मक भाग नामक पुस्तक में आपने प्रवणता की गणना की विधि सीखी कि आपने हिमालय से निकलने वाले और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की तुलना की है। तो ये वाली चीज़ें हैं ना आपकी, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, उनकी आप तुलना कर चुके हो। 9th क्लास में आपने ये क्वेश्चन ढंग से किया था कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कैसी होती हैं, क्या विशेषता होती है, और हिमालय की नदियाँ कैसी होती हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। उसके बाद आगे देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। महत्वपूर्ण बात आ गई क्या कि जो नदियाँ पूर्व की तरफ गिरेंगी ना बंगाल की खाड़ी में, वो सारी की सारी नदियाँ ही डेल्टा बनाएंगी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। अब आप देखिए, ये आपका भारत का मानचित्र हो गया और इसके इधर आपका पूर्व होता है। इसका मतलब इस साइड से जो भी नदियाँ सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सारी की सारी नदियाँ जो हैं आपकी डेल्टा बनाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे ऊपर आपकी गोदावरी, उसके बाद आपकी कृष्णा और सबसे लास्ट में कावेरी है। तो ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व दिशा की तरफ आके गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने यहाँ तक का कवर कर लिया है, आगे का हम आपको कल करवाएंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।